तो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मैं आ चुका हूँ अपने फिफ्थ सिक्स्थ लेक्चर के साथ। और आज हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। और मैं स्पेशल ये लेके आया हूँ कि मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आखिर आंसर राइटिंग करनी कैसे है, लिखनी कैसे है। आमतौर पे मैं आप लोगों के लिए यही करता था कि मैं आंसर लिख के लाता था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन मैं आज चाहूँगा कि आप लोग लाइव देखो कि मैं कैसे आंसर लिखता हूँ, मैं किस तरह से सोचता हूँ, कैसे मैंने अपने आप को ढाल रखा है। आप लोग देख सकते हो, ये हम लोगों ने पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट करा था। और इस पूरे पैराग्राफ के बिहाफ से, बाकी पूरा पैराग्राफ तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, एक ही लेक्चर में मैं पूरा ग्राफ थोड़ी पढ़ाया हूँ। जितना पढ़ाया हूँ मैं उतना आपको, उतने के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। और आपको इस क्वेश्चन का आपको लाइव आंसर बताऊंगा कि आखिर उस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख रहा हूँ। आप भी कोशिश करना कि हाँ, मैं आखिर क्या ऐसी चीजें सोच रहा हूँ, और जो भी मैं सोचूंगा मैं लिखने के लिए वो सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और लाइव आप देखो कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो हम लोगों ने शुरुआत करी थी यहाँ से, वेनिस और जिनेवा से, ठीक है। और वेनिस और जिनेवा से हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था, और इस पैराग्राफ को हम लोगों ने रियलिटी तक कवर किया था, ठीक है। हाँ, प्रिंस हेनरी के जो ड्रीम थी, उसके ड्रीम को ट्रू होने से पहले ही वो डेथ कर गए थे, यहाँ तक हम लोगों ने इसको कवर किया थे। और इसी बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया था, और क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड पुर्तगाल बिकेम द लीडर ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब ऐसा मत हुबहू मत सोचना, क्वेश्चन का जो लाइनिंग था वो मैंने कुछ और दिया था, बाकी क्वेश्चन का जो थीम है पूछने का वो सेम है, ये हो गया, या फिर मैंने जो वीडियो में दी है वो सेम है, ठीक है गाइस। और ज़्यादा कुछ अंतर भी नहीं है। आप अगर वीडियो देखे हो पूरा तो लास्ट में मैं आपको पूरा आंसर देता हूँ, मतलब क्वेश्चन देता हूँ। और आज हम लोग लाइव देखेंगे कि कैसे मैं आंसर राइटिंग करता हूँ और आपको कैसे लिखना है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि देखिए मैं आपको ये सामने रख के मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि मैंने आपको पढ़ा दिया, हो गया, आपको पहले याद होना चाहिए उसके बाद आप लिखना। ऐसा कुछ नहीं मैं बोलने वाला हूँ गाइज आपको, ठीक है। ये सब एकदम बकवास सी चीजें हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको अपने बुक को सामने रखना होगा इंग्लिश की, और फिर आपको थिंकिंग प्रोसेस आपको अपनी शुरू करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक लैंग्वेज पकड़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो लैंग्वेज पकड़ने के लिए मतलब सबसे पहले आपको आपके बुक जो है वो सामने होनी चाहिए। देखिए अपने आप में ये कला है कि इस बुक में से क्या लिखना है, इस बुक में से क्या छोड़ना है, ये अपने आप में एक कला है, ठीक है। और अगर इसको आप समझ रहे हो, इसका मतलब कि आप एक सही पाथ पे हो। आप अगर इसको पा रहे हो कि आपको यहाँ पे लिखना क्या है, इसका मतलब है कि आप सही पाथ पे जा रहे हो। आपको पता चल रहा है कि हाँ, मुझे लिखना क्या है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको लैंग्वेज पकड़ में आ रही है, ठीक है। जो मेरा बेसिक थीम है किसी भी वीडियो का, कि आपको लैंग्वेज पकड़ना सिखाऊं मैं, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत करी थी, तो मैं तो आपको रियलिटी में बता रहा हूँ गाइज। मैंने जब शुरुआत करी तो मुझे पता नहीं था कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो मैं तो बुक खोल के और तब लिखता था। आज आलम ये है कि मैं बुक बंद करके भी लिखता हूँ। तो बस ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो इसको आपको ऐसा नहीं समझना कि ये टीचर होके बताओ और बुक खोल के पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ मत समझना, ठीक है गाइज। मतलब आप समझ सकते हो कि मेरी कहने की जो थीम है वो क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बुक एकदम खोल के करो। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कभी भी अपने लाइफ में याद करने की कोशिश मत करना कि जैसे वेनिस हो गया, वी ऐसे करके, वो जो बच्चों वाली होता है यूरोपियंस, ऐसे स्पेलिंग से जेनेवीज, ये जैसे टेक्निकल TECHNIKAL CAL ऐसे करके याद करने की कोशिश मत करना है। याद करने की कोशिश करोगे खत्म हो जाएगा सारा इंग्लिश का खेल, खत्म। ज्यादा से ज्यादा आप उसको देखो, बुक हो गया, उसको बार बार देखो। बार बार देखने के साथ साथ क्या करो, उसको अपने अपने साथ पुट डाउन करो, उसको एक फैमिलियर बनाओ। बोलने में उस वर्ड का यूज करो, लिखने में उस वर्ड का यूज करो, तब आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये एक फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है हमारे इंग्लिश लर्निंग का, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द पुर्तगाल बिकेम द लीडर ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। तो क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन को हम आंसराइज करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन की डिमांड है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डिड पुर्तगाल, किसके बारे में पूछा है गाइस, पुर्तगाल के बारे में पूछा है, ठीक है। कि आखिर पुर्तगाल कैसे क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो है वो लीडरशिप उसने गेन करा, ठीक है। आखिर क्या ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से पुर्तगाल ने जो है, पुर्तगाल को ही, आखिर क्या ऐसी वजह थी कि पुर्तगाल को ही क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो है लीडरशिप बनाया गया, लीडरशिप दिया गया, ठीक है। और जब वो क्रिश्चियन वर्ल्ड पे लीडरशिप मतलब उसको मिला, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी यूरोप पे, हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे, स्पेशली यूरोप पे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था तो वो यूरोप पे था कि आखिर यूरोप पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को आंसराइज करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे, या देखिए,
मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि वेनिस एंड जेनेविस विच हैड अर्लियर प्रपोज्ड थ्रू द ट्रेड prospered through the trade in oriental goods were too small to take on the mighty Ottoman Turks or to take up major exploration on their own। अब देखिए गाइस, मैंने उस टाइम, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं पढ़ाने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि मैं कोई वोकैब छूट जाता है मेरे से, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे वोकैब आता नहीं है, मुझे सारी की सारी वोकैब्स आती हैं। माइटी का मतलब शायद मैं आपको उस दिन नहीं बताया था, तो माइटी का मतलब होता है बहुत ताकतवर, बलशाली, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि पुर्तगाल को ही बनाया गया, तो इसको हम आंसराइज करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गाइज कि पुर्तगाल, सबसे पहले लिखेंगे, इसका बैकग्राउंड देंगे, ठीक है गाइज। पुर्तगाल which assumed the leadership of Christian world which assumed the leadership of Christian world in 15th to 17th in, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वो कर दी, देखो मैं बता, इन बिटवीन आई होप कि आपको दिख रहा होगा, इन बिटवीन 15th to 17th century। तो पुर्तगाल which assumed the leadership of Christian world in between 15th to 17th century, ये मैंने बता दिया कि कब लिया, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि पुर्तगाल ने कब अपनी लीडरशिप एज्यूम करी थी, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बताएंगे कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि क्रिश्चियन वर्ल्ड को जो है वो पुर्तगाल को ही लेना पड़ा, ठीक है। इट हैड आई होप आपको दिख रहा होगा गाइस, it had various reasons behind Portugal to became leader of Christian faith, भाग्य, नसीब, क्रिश्चियन फेथ, ठीक है। लाइक जैसे कि क्या था रीजन, लाइक अब ऐसे करके या तो हम चाहें तो इसमें फिर आगे बढ़ा देंगे या फिर एक पॉइंट में देंगे। अगर पॉइंट में देंगे तो जो एग्जामिनर होगा या फिर हमारे जो लिखने की शैली होगी, चलो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। लाइक पहला वेनिस एंड, अब देखिए ये बुक का है, देखिए ये बुक का मैं लिख रहा हूं, वेनिस एंड Genevieve were too small and their capabilities did not match to that of, I hope आपको दिख रहा होगा, that of Ottoman Turks, ठीक है गाइस। तो ये पहला रीजन था कि वेनिस और जेनेविस वेर टू स्मॉल, बहुत छोटे थे, और देयर कैपेबिलिटीज डिड नॉट मैच टू दैट ऑफ द ऑटोमन टर्क्स। that's why even though even though they were prospered but failed to take up against FAIL होता है guys, against Ottoman Turks, ठीक है गाइस।
तो ये हमारा हो गया। वेनिस एंड जेनेविस वेर टू स्मॉल, वो बहुत छोटे थे, एंड देयर कैपेबिलिटी डिड नॉट मैच टू दैट ऑफ ऑटोमन टर्क्स, उनकी जो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वो भी मैच नहीं करती थी। दैट्स वाई इवन दो, जबकि होने के बावजूद, इसको इवन दो लिखा मैंने, या फिर आप इसको नॉट विथ स्टैंडिंग भी यहाँ पे डाल सकते थे, काफी बेहतर रहता वर्ड कि होने, या फिर डिस्पाइट हैविंग ऐसे लिख सकते थे यहाँ पे, डिस्पाइट हैविंग दे वेर, डिस्पाइट हैविंग गुड प्रोस्पेरिटी, डिस्पाइट हैविंग गुड प्रोस्पेरिटी, ये भी यहाँ पे सर्टेन वर्ड हो, जो सेंटेंस हो सकता था कि डिस्पाइट हैविंग गुड प्रोस्पेरिटी दे फेल टू टेक अप अगेंस्ट द ऑटोमन टर्क्स। ठीक है, ये भी यहाँ पे सेंटेंस हम लोग लिख सकते थे, हालांकि ये भी सही है, इवन दो दे वेयर प्रोस्पर्ड बट फेल टू टेक अप अगेंस्ट ऑटोमन टर्क्स। ठीक है, तो ये मैंने कारण बता दिया। ठीक है, अब कारण बताने के बाद हमें क्वेश्चन की दूसरे पार्ट को पहले देखना है। अब दूसरा पार्ट क्या था हमारा गाइस, आप खुद ही पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा पार्ट था कि व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन यूरोप, यूरोप पर इसका इंपैक्ट क्या था, इस जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो पुर्तगाल बना था, अब इसका इंपैक्ट क्या था यूरोप पे, आखिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। तो अब हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे इंपैक्ट, इंपैक्ट लिखेंगे और ऐसे मारेंगे और यहाँ से इंपैक्ट लिखना शुरू करेंगे। हम चाहे तो इंपैक्ट को लाइन बाय लाइन में भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इंपैक्ट को वो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज आप लोग के लिए मैं लाइन बाय लाइन लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि when Portugal became the leader of the Christian world, they started exploring new sea routes to India, ठीक है, ये हमारा पहला था। अब यहीं पे सीधा देयर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि पोर्टुगाल्स किंग, पोर्टुगाल का राजा, पोर्टुगाल्स किंग who was also called, पोर्टुगाल्स किंग, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक छोड़ दिया, हेनरी, क्या नाम था उसका, हेनरी नाम था। ठीक है, पोर्टुगाल्स किंग हेनरी हु वाज आल्सो कॉल्ड नेविगेटर, ये मैं बुक का बता रहा हूँ गाइस, में जो मैंने आपको बताया है, नेविगेटर was very interested to find new sea routes which connects इंडियन कोस्ट। ठीक है गाइस, पहला तो ये इंपैक्ट रहा। दूसरा, along with this, इसी के साथ, along with this, इसी के साथ पोर्टुगाल also assumed the responsibility to resist Islamic influence, 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 as well as, यहाँ पे कोमा देंगे, as well as का मतलब भी हो गया। ठीक है, रेजिस्ट का मतलब प्रतिरोध हो गया। ठीक है,
एज वेल एज उत्तराधिकार, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि मतलब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उत्तरदायी कह सकते हो, ठीक है। एज वेल एज स्प्रेडिंग, क्या कहेंगे इसको गाइज, स्प्रेडिंग, या मैं इसी के साथ आपको एक और वर्ड देता हूं गाइज, स्प्रेडिंग या डिसेमिनेट, क्या लिखेंगे गाइज, डिसेमिनेट, स्प्रेडिंग या डिसेमिनेट द क्रिश्चियन रिलीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है गाइज, ये कुछ इम्पैक्ट रहा। तो आई होप कि मेरे जो आंसर राइटिंग थी इतनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, हालांकि मैंने दोनों पार्ट को रिप्रेजेंट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस आंसर राइटिंग को काफ़ी पसंद करोगे। और आपके सामने मैं लिखा हूँ, ठीक है गाइज, किसी तरह से बढ़ा चढ़ा के नहीं। आप जिसको भी लगता है कि मैं शायद न सिखा सकूँ तो आप लोग की गलतफहमी है। मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, आप सबको हर वीडियो में बताया हूँ मैं कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होते हुए भी इतना कुछ लिखना, ये सब करना। और यूपीएससी की तैयारी में तो आप समझ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम से कर रहा हूँ, तो उसकी क्या स्टैंडर्ड होगी मेरी इंग्लिश में। तो आप ये बात तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं नहीं सिखा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं जो सिखा सकता हूँ वो और कोई नहीं सिखा सकता। मैंने उस पर्टिकुलर थिंग को महसूस किया है जो आप महसूस करते हो गाइज। मैंने उस पर्टिकुलर थिंग को महसूस किया, उस पर्टिकुलर जो फीलिंग है इंग्लिश को लेके, मैंने उसको महसूस किया, करीब से देखा है। मैंने बेइज्जतियां सही है गाइज समूहों में, ठीक है। तो बस हो गया, आज हुआ ना, आज तो वही वही जो हंसने वाले लोग हैं वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकते। तो आई होप कि आपको ये वोकैब्स, अगर यहाँ पे मैंने कोई वोकैब छोड़ा हो आप लोगों के लिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे शायद मैं आपको कोई वोकैब छोड़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर हमारे आपके जानने वाले वोकैब ही हैं गाइस, ठीक है। और अगर छोड़ा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वोकैब्स को थोड़ा सा याद करूं, मतलब याद करके आप लोगों को बताता रहूं। तो ये रहा मेरा आज का आंसर राइटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अगला जो है पैराग्राफ देखेंगे, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू तो अपना क्वेश्चन बनता है। तो ये तो रीडिंग स्किल है भाई, यहाँ तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं है कोई। आज वीडियो लंबा तो हुआ, लेकिन आपको ज़रूर यहाँ पे कुछ 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 ज़रूर सीखने को मिलेगा आपको गाइस, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारी आज की जो पैराग्राफ है वहाँ उसको देखते हैं, ठीक है गाइस। ये हमारी पैराग्राफ आई थिंक, तो ये हमारी पैराग्राफ है थोड़ी सी फ़ोन की, क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ हिज ड्रीम कुड बिकम अ रियलिटी, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था गाइज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है इन 1497 से, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो भी होगा उसको हम लोग देखेंगे, और आज का प्रश्न इसी पैराग्राफ में बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं। लिख रहा है कि इन 1497 अंडर द ट्रीटी ऑफ टोडेसिल्स, 1494 में हुई थी ट्रीटी ऑफ टोडेसिल्स, द रूलर्स ऑफ पुर्तगाल एंड स्पेन डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम बाय एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक। अब देखिए, मैंने आपको इस पे एक शॉर्ट सी 52 सेकंड की वीडियो बनाई है कि ट्रीटी ऑफ टोडेसिल्स क्या थी, ठीक है। बाकायदा उसमें पिक्चर उक्चर सब लगाया है, अगर चाहो तो आप उसको विजिट कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी उसको मैंने अपलोड किया है। तो ये कह रहा है गाइज कि जो 1497 में जो है वो स्पेन और जो पुर्तगाल है उसके बीच एक 1490 वो ट्रीटी जो है 1494 में ही हो गई थी, लेकिन जो लाइट में है वो आई वो 1497 में, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल जो है वो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को उन्होंने जो है बांट दिया दो भागों में, इमेजिनरी लाइन के थोड़ा अटलांटिक में। आपको मैं फोटो रहता तो फोटो अभी मैं फोटो शायद चिपका दूंगा आपको, ठीक है, आप देख लेना। ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे एक इमेजिनरी लाइन बनाया है उन्होंने, स्पेन और पुर्तगाल ने, ठीक है। उन्होंने बांट दिया नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को, यानी कि जो भी है इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, अरब्स हो गए, इन सभी को अपने मतलब अपने फिक्सन के हिसाब से उन्होंने बांट दिया, ठीक है। कि इन पे तुम राज करोगे, इन पे हम राज करेंगे, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल दोनों ही कंबाइंड, दोनों को ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि आप लोग ट्रेडिंग को और फुलाओ और जो है एक्सप्लोर करो न्यू सी रूट्स को टू रीच द इंडियन कोस्ट, ठीक है। अगला कह रहा है कि सम 13 माइल्स वेस्ट ऑफ द केप वर्ड आइसलैंड। केप वर्ड आइसलैंड कहाँ है गाइस, वो अफ्रीकन कंटिनेंट के साथ है आई थिंक, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। 13 माइल्स वेस्ट ऑफ द केप वर्ड आइसलैंड, ये जो उन्होंने इमेजिनरी लाइन मारी थी वो केप वर्ड आइसलैंड के 1300 माइल्स जो है अवे दूर था,
उसको ऐसे करके उन्होंने एक लाइन बनाया था, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी जानकारी नहीं दे रहा हूँ मैं गाइस, मैं आपको कोई जानकारी भी देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पकड़ना सिखा रहा हूँ, इसलिए डू नॉट जज मी विथ माई नॉलेज, ठीक है। और अगर पढ़ाने की बात आएगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक ही पर्पस है कि मैं आपको और आपको लैंग्वेज पकड़ना सिखाऊं, इसलिए डू नॉट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर नॉलेज आई एम प्रोवाइडिंग, डू नॉट जज मी, ठीक है, कि मुझे ये नहीं पता, वो नहीं पता, मुझे पता है इसलिए मैंने इसको रंगा है, ठीक है। अंडर द ट्रीटी पुर्तगाल कुड क्लेम एंड ऑक्युपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट। अब इस ट्रीटी के तहत जो है वो पुर्तगाल जो है वो मतलब जो स्पेन है, पुर्तगाल है, वो जो है वो ईस्ट, जो इमेजिनरी लाइन है उसके ईस्ट में वो सारी चीज़ों को वो ऑक्युपाई करेगा, मतलब क्लेम करेगा, ठीक है, मतलब उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा यूरोपियन कंट्रीज में कोई और वेस्ट में जो है वो स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट, सब चीज पे उसका क्लेम। ये देखो इनकी क्या फिक्शन रही होगी यार, कि पूरा वर्ल्ड को इन्होंने अपने दिमाग से बांट दिया, बताओ, ठीक है, मतलब देख सकते हो। द सिचुएशन वाज दस प्रिपेयर्ड फॉर द पोर्टुगीज इनकर्जन इनटू द वाटर अराउंड इंडिया। और इसी के साथ चूंकि पुर्तगाल को क्या मिला था, ईस्ट मिला था, और इंडिया भी हमारे ईस्ट में है, जापान, जावा, सुमात्रा, ये फिलीपींस, ये सब पूरा वो है, ईस्ट में है। तो इसी के साथ पुर्तगाल जो है वो हमारे इंडियन ओशियन पे लगा इनकर्जन करने। अब आपको किसी को, अब अगर आपको मतलब आप लोगों में से किसी को अगर इनकर्जन का मतलब ना पता हो तो इनकर्जन का मतलब लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिएगा, आक्रमण या फिर एक्सपेडिशन बोलते हैं इसको, आक्रमण बोलते हैं, इनकर्जन मतलब आक्रमण कह सकते हो, इनकर्जन शुरू हो गया, ठीक है, हस्तक्षेप शुरू हो गया, आक्रमण इसको लिख सकते हो, ठीक है। It was in 1487 that the Portuguese navigator Bartholomew Diaz rounded the Cape of Good Hope in Africa। ये अफ्रीकन कंटिनेंट जो नीचे वाली अफ्रीकन कंटिनेंट हो गई ना, जो अफ्रीकन कंटिनेंट, वहीं के एक छोटे से एक जो अफ्रीकन कंटिनेंट हो गई, और ये पूरी अफ्रीकन कंटिनेंट हो गई, और यहाँ पे है केप ऑफ वर्ड, ठीक है, उसके कोने पे है। तो इसी के साथ क्या हुआ, बार्थोलोमेव डियाज ने जो है अफ्रीका और पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है सारा का पूरा एक राउंड लगाया था, और वो कहाँ के थे, वो पुर्तगाल के थे, ठीक है। He was well convinced that the long sought after sea route to India had been found। उनको लगता था कि हो गया, अब इतना कुछ करने के बाद इसका मतलब यह है कि अब इंडिया जो है, इंडिया के पास पहुंचने का उनका रास्ता मिल चुका है, उनको ऐसा लगता था, ठीक है। बट इट वॉज ओनली 10 years later that an expedition of Portuguese शिप्स सेट आउट फॉर इंडिया। लेकिन ये बाद में मतलब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये इंडिया नहीं था, और 10 सालों के बाद इंडिया के लिए पुर्तगाल से बेकायदा प्रिंस राजा के जो हेनरी थे, उनके मतलब जो भी सक्सेसर्स हुआ करते थे, उनके पूरा दस्तावेजी तौर पे 10 साल बाद एक एक्सपेडिशन शुरुआत करी गई, एक्सपेडिशन यहाँ इंडियन कोस्ट को रीच करने के लिए, ठीक है। कह रहा है in 1497 and arrived in India slightly less than 11 month time in May 1498। और इसी के साथ वो जो एक्सपीडिशन शुरू हुई थी, तो आप सभी को पता ही है कि 1498 में जो है पुर्तगाली जो एक थे वास्को डिगामा, उन्होंने इंडियन जो कोस्ट है उसके ऊपर उन्होंने अपनी कदम रखी थी, ठीक है। अब्दुल कुछ करके नाम था, उन्हीं के साथ उन्होंने सूरत के कालीकट पे पहुंचा था उन्होंने। फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, वास्को डगामा, द अराइवल ऑफ 3 शिप्स अंडर वास्को डगामा लेड बाय अ गुजराती पायलट नेम अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद नाम था, ठीक है। और वास्को डिगामा ने जो है वो गुजराती पायलट के थ्रू मतलब पूरा वो कैलीकट पे आए थे 1498 में। प्रोफाउंडली अफेक्टेड द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला जो हमेशा यूज होता है गाइस, इस वर्ड को प्लीज मिस आउट नहीं करिएगा। प्रोफाउंडली, गहनता से, क्या होता है मतलब इसका गाइस, गहनता से, ठीक है। तो प्रोफाउंडली, गहनता से अफेक्टेड द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो जैसे ही आए उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को देखते ही वो काफ़ी प्रभावित हुए हमारे इंडियन हिस्ट्री को लेके। जो हमारे यहाँ जो भी कुछ मिलता था, पीरल्स मिलता था, जो हमारे यहाँ जो स्पाइसेस मिलते थे, प्रेशियस स्टोन्स थे, उन सभी को और हमारी हिस्ट्री को देख के काफ़ी ज़्यादा वो प्रोफाउंड इफेक्ट हुए, गहराई से काफ़ी इफेक्ट हुए थे वो। द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट जोमेरियन समूथिरी however had no apprehension as to Europeans intentions। देखिए जो जोमेरियन राजा थे कैलिकट के, उनको कोई एप्रीहेंशन नहीं था गाइज नोटेड डाउन, ठीक है। सॉरी गाइज, मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे ही रहा, ठीक है, नोटेड डाउन, ठीक है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, क्या होता है गाइज, डर या भय। टू यूरोपियन इंटेंशन का मतलब क्या होता है, मेरी कोई ऐसी इसी उम्मीद, इंटेंशन नहीं था, मतलब नहीं होता है मेरा कोई इंटेंशन को अब हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ऐसा
अभिप्राय बोलते हैं, ठीक है, अभिप्राय, इंटेंशन। तो अप्रीहेंशन एज टू यूरोपियंस इंटेंशन, यूरोपियन इंटेंशन को लेके वो काफी ज्यादा वो थे, मतलब उनको कैसे कोई ऐसा डर नहीं था, ठीक है। एज द प्रोस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम वॉज ड्यू टू कैलिकट्स पोजिशन एज एन इंटरपोर्ट। देखिए क्योंकि कैलिकट पे वो उतरा था, अगर वो भगा देते कैलिकट से ही उसको, वास्को ड गामा को, या फिर वहाँ पे कोई ऐसी झोल-झाल होती, तो क्या होता कि उनकी जो कमाई थी, आमदनी थी, वो रुकती, क्योंकि कैलिकट बहुत ज़्यादा फेमस था, उसी के थ्रू उनका पूरा कंट्री मतलब वो रूल चलता था, काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर था कैलिकट, ठीक है? इंटरपोर्ट हुआ करता था, तो वहाँ पे मतलब उनको कोई डर-वर नहीं था, वो आया, अपना रुका, अब्दुल मजीद के साथ पूरा एक्सपीडिशन किया। अब अगला हम देखते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा ही आज लेक्चर बहुत बड़ा दे दिया मैंने गाइज़, माफ़ कीजिएगा, लिखने में ज़्यादा टाइम चला गया। कह रहा है ही अकॉर्डेड अ फ्रेंडली रिसेप्शन टू वास्को ड गामा। देखिए वो उसने जो है वो एक फ्रेंडली व्यवहार पूरा बनाया, रिसेप्शन मतलब पूरा वास्को ड गामा के साथ किया, ठीक है। द अरब ट्रेडर्स हु हैड अ गुड बिजनेस ऑन द मालाबार कोस्ट वेर एप्रीहेंसिव एंड वेर नॉट कीन ऑन द पुर्तगीज गेटिंग अ होल्ड देयर। जो अरब जो ट्रेडर्स थे, आपको पता है कैंस्टिनोपल गिरा था, और कैंस्टिनोपल के फॉल के साथ ही जो अरब मर्चेंट्स थे उनका इंटरवेंशन इंडियन कोस्ट पे ज़्यादा था, और वो इंटरमीडिएट्स बन के यूरोप पे अपना सामान पहुंचाते थे। तो क्या हुआ कि मालाबार कोस्ट पे ऑलरेडी उनका पूरा मतलब कब्जा था, वो पूरा ट्रेडिंग वगैरह करते थे। तो जब वास्को ड गामा आया और जो जोमरियन थे, मतलब जो हिंदू रूलर थे, उन्होंने जब उसको पूरा वो बनाया, मतलब फ्रेंड बनाया, तो इनको थोड़ा-सा इस बात को लेके काफ़ी हिचक हुई, डर हुई कि अब तो ट्रेडिंग के लिए अब पूरा एक कॉम्पिटिशन आ गया, उनका पोर्टुगीज़ आ गया, यूरोपियंस आ गए, और नॉट कीन मतलब इच्छुक नहीं थे द पोर्टुगीज़ गेटिंग अ होल्ड देयर, कि पोर्टुगीज़ वहाँ पे आके अपना होल्ड बनाएँ, ठीक है? अपनी पकड़ मजबूत करें, इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना जो है वो समझ में आया होगा यहाँ से लेके, ठीक है? और यहाँ तक, ठीक है। अब इसी पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन ये है कि एक सेकंड गाइस, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन देने के लिए मुझे थोड़ा-सा सोचना ज़रूर पड़ेगा कि इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। डिस्क्राइब अबाउट द होल एक्सपीडिशन व्हिच वर डन बाय पोर्टुगाल फॉर कमिंग इंडिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है इस पैराग्राफ के थ्रू। इस क्वेश्चन को पूरा डिस्क्राइब कीजिएगा कि कब बार्थोलोमो डियाज आया, कब वास्को डी गामा आया, और कहाँ आया, कब आया, क्यों आया, इन सभी चीज़ों को आप डिस्क्राइब करना है। जितना भी कम से कम 100 वर्ड्स, मिनिमम 120 या फिर 100 वर्ड्स आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 6 लेक्चर है। थैंक यू गाइज, बाय, मिलते हैं फिर से।